हेलो गाइस। आज इंडियन एक्सप्रेस और मीट में से एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो वो वी कैन डिस्कस दोस आर्टिकल्स. This article is regarding the foreign policy, what is happening in and around ours, and how our relations with the Afghanistan is going to be shaped. You all know that 2 years ago अशरफ घनी came to power. 2 साल पहले अफगानिस्तान में इलेक्शन हुए और अशरफ घनी सत्ता में आए. उससे पहले हामिद करजई थे. तो जैसे ही वो सत्ता में आए तो उन्होंने ये चाहा कि हमारे रिलेशंस पाकिस्तान के साथ ज़्यादा अच्छे हों. He wanted to improve the relations with the Pakistan, and our Indian establishments got like angry with this move taken by the Ashraf Ghani, because he drawn a foreign policy, like he drew the 5 circles and he placed the India in the 4th circle. So Indian establishments got angry because the Ashraf Ghani inclined more towards the Pakistan. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अभी इस हफ्ते जो घनी हैं वो हमारे इंडिया में आ रहे हैं. इस वीक इंडिया में आ रहे हैं, इंडिया की यात्रा में. वो क्या चाहते हैं? नाउ एट दिस टाइम ही वांटेड ए स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पार्टनरशिप विद द इंडिया. एंड अब देखिए 2 साल के अंदर पूरा का पूरा एक साइकिल घूम चुका है. यानी 2 साल पहले वो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छा चाहते थे, अब 2 साल के अंदर उनको समझ आ चुका है. नाउ ही गोट टू अंडरस्टैंड दैट लाइक पाकिस्तान इज नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग, just it's a wastage of time to establish or trying to to make effort to make good relationship with the Pakistan. So now again he is coming to India to establish the good relationship with the India. और लेकिन इंडिया को पेशेंस रखना चाहिए. अभी इंडिया को देखना चाहिए सारी चीज, क्योंकि अभी हम डिस्कस करते हैं क्यों. देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रिलेशंस काफी दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है. व्हाई? बिकॉज द बोथ द कंट्रीज शेयर ए वेरी लॉन्ग बॉर्डर. The border length is almost 2500 kilometers, and not even the border, other things also. There is a very strong ethnic ties between both the countries. Like Pashtuns are also living in the Pakistan, and Pashtuns are also living in the Afghanistan. They have the family linkages and they also have the economic linkages. So both the countries are very important for the each other. We are talking about the Pakistan and Afghanistan. तो जब आए थे 2 साल पहले सत्ता में, तो इन्होंने सोचा कि पाकिस्तान के साथ तो अच्छे रिलेशन बनाना एक मजबूरी है, क्योंकि पाकिस्तान तो एक नेचुरल पार्टनर है. और लेकिन असल में नेचुरल पार्टनर इंडिया है. इंडिया नेचुरल पार्टनर कैसे है? देखिए पाकिस्तान इंडिया का एनमी है, दुश्मन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है. और पाकिस्तान अफगानिस्तान का भी एनमी है. तो दोनों का, यानी हमारे इंडिया का और पाकिस्तान का, इंडिया और अफगानिस्तान का दोनों का दुश्मन तो पाकिस्तान हुआ. तो इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती तो जग जाहिर है, मतलब होनी है. जग जाहिर नहीं, मतलब नेचुरल पार्टनर्स हैं. अब देखिए करजई थे इससे पहले, अब घनी से पहले, उनमें तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन अच्छे नहीं थे. एंड करजई एस्टैब्लिश्ड वेरी गुड रिलेशनशिप विद द इंडिया. एंड नाउ घनी ने पाकिस्तान के साथ क्यों अच्छे रिलेशन करने चाहे, उसका एक रीजन है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया. क्योंकि उनको लगता था कि अगर अफगानिस्तान को स्टेबल रखना है तो अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा होना बहुत जरूरी है. लेकिन अब 2 साल के अंदर घनी को समझ में आ गया. 2 साल के अंदर पूरा उनको समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान कोई काम का नहीं है और इंडिया के साथ रिलेशनशिप बना के अच्छी ज्यादा फायदा होगा. और इंडिया की जो लीडरशिप है वो भी अच्छे रिलेशनशिप चाहती है अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो तो डेफिनेटली वी आर एबल टू कंटेन द पाकिस्तान, and indirectly we can influence the Balochistan. So this is like important for both the countries to contain the Afghanistan, to contain the Pakistan. Now look, Pakistan wants a puppet government in the Afghanistan. Why? Because they know that if they are having the puppet government in the Afghanistan, then India can't influence that government. और अभी क्या है पाकिस्तान, लेकिन देखिए पाकिस्तान की पावर इतनी तो है कि वो अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी ला सके, लेकिन पाकिस्तान की पावर इतनी नहीं है कि वो अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी ला सके. यानी जो अफगानिस्तान में आतंकवाद है, अफगानिस्तान में जो तालिबान का रेजीम है, पाकिस्तान एक लेवल के बाद में उनको कंट्रोल नहीं कर सकता. यानी आप तबाही तो आसानी से मचा सकते हो, लेकिन शांति में आपका इतना रोल है नहीं, आपकी बस की बात नहीं है शांति स्टैब्लिश करना. So देखिए पाकिस्तान is always trying to control the Afghanistan, and there are very like indirect consequences of this also, because the brunt of terrorism, now Pakistan is also bearing the brunt of terrorism. There are a lot of attacks we see every day. There is a bomb attack in the Pakistan also. और दूसरा है जो अफगानिस्तान रेजीम है वो अब इंडिया की तरफ आ चुका है. जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए, मतलब पाकिस्तान ज्यादा
अफगानिस्तान में इंटरफेयर ना करे, इसके लिए अफगानिस्तान अब इंडिया की तरफ उनका झुकाव ज्यादा हो गया है। और जो इंडिया है, देखिए बिफोर दिस आल्सो ऑलमोस्ट ऑल द अफगान गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट तालिबान, दे यूज्ड टू हैव गुड रिलेशनशिप विद द इंडिया, but India never inclined to develop the more security partnership with the Afghanistan after an extent, like I am emphasizing here, after an extent. Yes, हमने अफगानिस्तान को एड तो दी, हमने उनको पैसा दिया और हमने उनको हथियार भी मुहैया करवाए, लेकिन एक लेवल के बाद ज्यादा हमने अफगानिस्तान में इंटरफेयर नहीं किया। Why? Because we didn't want to irritate the Pakistan. बिकॉज हमने सोचा कि देखिए हमारे नेबरहुड में शांति रहे, पाकिस्तान को काहे को फ्रस्ट्रेट करना, क्योंकि हम तो देखो शांति चाहते हैं। देखो मैं आपको सिंपल सी बात से समझाता हूँ, इंडिया की इकोनॉमी अच्छे से ग्रो कर रही है, पाकिस्तान तो फेल्ड स्टेट हो चुका है, पाकिस्तान में इतना आतंकवाद है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल जीरो है, इतने सारे अलग अलग देशों की मांग हो रही है, और इंडिया देखिए आप परमानेंट सीट की मांग कर रहा है। तो इंडिया इमर्जिंग पावर है, पाकिस्तान यू कैन से डिक्लाइनिंग पावर है, बिल्कुल स्टेट ही खत्म हो जाएगा कैप्टन। तो पाकिस्तान से लड़ना इसका मतलब है कि हम कीचड़ में सूअर के साथ लड़ रहे हैं, सॉरी फॉर द वर्ड्स, लेकिन एक बिल्कुल सही एग्जांपल है। पाकिस्तान के साथ लड़ना, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज। हमें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना चाहिए, हमें देना चाहिए कि हम वर्ल्ड की सुपर पावर बने या जबरदस्त ग्रेट पावर बने। पाकिस्तान के साथ तो हमारा जो मिलिट्री पे इतना खर्चा हो जाता है खाम का, हमारे रिसोर्सेज खराब हो जाते हैं। तो ठीक है, ये बस एक पॉइंट डिस्कस करने के लिए था। दूसरा है, अब पाकिस्तान तो देखिए, पाकिस्तान इज ट्राइंग टू क्रिएट द इंस्टेबिलिटी इन द कश्मीर, सो इंडिया आल्सो नाउ एट दिस टाइम गोइंग टू स्ट्रेंथन द रिलेशन विद द अफगानिस्तान। यू नो व्हाई? बिकॉज नाउ इंडिया इज आल्सो, इंडियन टॉलरेटिंग पावर इज डिक्लाइनिंग आल्सो, दे आल्सो वांट टू कंटेन द पाकिस्तान, सो इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज चेंजिंग हियर। अब वो क्या चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान कश्मीर में इंस्टेबिलिटी फैलाएगा तो हम बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाएंगे अफगानिस्तान के रास्ते से। ये मैं आपको बिल्कुल समझाने के लिए बता रहा हूं, लाइक जो फॉरेन पॉलिसी इस्टेब्लिशमेंट है वो साफ साफ ऐसी बातें नहीं कहती हैं, ये हम इंटरप्रेट करते हैं उनके सिग्नल से, समझ गए? मतलब ये बातें अब जैसे इंस्टेबिलिटी फैला रहा है, ये तो पाकिस्तान साफ बोलते हैं, लेकिन ये बात जैसे मैंने अभी बोली कि इंडिया बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी फैलाएगा अफगानिस्तान के रास्ते, ये कोई नहीं बोलेगा, ये बात मतलब कुछ भी नहीं बोलेगा, तो इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है हमारी। तो आप बिल्कुल इनडायरेक्ट लिखिएगा ये बात पेपर में, मतलब बोलने के लिए कुछ है लेकिन लिखने के लिए आप बिल्कुल अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं एग्जांपल देने के लिए इनडायरेक्टली बोल देता हूं ऐसे। अब देखिए, मोदी ने भी अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में साफ साफ कहा था, उन्होंने बाल्टिस्तान का नाम लिया, उन्होंने बलूचिस्तान का नाम लिया, उन्होंने पीओके का नाम भी लिया। सो व्हाट दिस मीन्स? This means is now Indian foreign policy is changing. Our foreign policy is becoming the more aggressive. Now we are ready to take the more calculative risk. So this was the article regarding our foreign policy in the Afghanistan and in around area. So this article is in the Mint article. Like we also discussed almost a week ago whether the direct elections should be take place in the mayors or not. देखिए एक एग्जांपल के साथ शशि थरूर ने समझाया यहाँ पर, वो एग्जांपल के तहत बताते हैं कि उन्होंने वो एक एग्जांपल ऐसा देते हैं। देखिए, एक बिजनेसमैन जाता है चाइना में, वो जाता है एक लोकल सिटी के मेयर के पास में, वो मेयर को कहता है कि मुझे आप बिजली का कनेक्शन दीजिए, मैं एक बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहता हूं, मुझे आप वाटर का कनेक्शन दीजिए। देयर इन द चाइना मेयर हैज ऑल दिस काइंड ऑफ पावर्स, ही कैन प्रोवाइड ऑल काइंड ऑफ कनेक्शंस टू द बिजनेसमैन। Besides the executive, he also has this kind of powers to provide all the amenities to the people and to the businessmen. But आप इंडिया में देख लीजिए, अगर इंडिया में किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या, there are lot of authorities here. Like India is over regulated, multiple authorities are there and all they are toothlessness. नाम की authorities हैं, करने को कुछ है नहीं। कोई भी कनेक्शन लेने जाओ, it takes a very long time to take even a single electricity connection, or several checks are there. They do unnecessary verification, we have to do this, we have to complete this kind of papers, बहुत टाइम लगता है। और chairman, like if we compare the chairmen of local municipalities of India and in China, we find that in India there is a glorified chairman, like नाम बड़े दर्शन छोटे। कहने का मतलब ये है, कहने को तो चेयरमैन है लेकिन पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है उनके पास में, बजटरी एलोकेशन कुछ है नहीं, बिल्कुल पैसे उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। Even bureaucrats, they have the more power as compared to elected executives. So China में तो देखिए डेमोक्रेसी भी नहीं है, and India is a democratic country.
So that's why in all this context, Shashi Tharoor introduced a private bill in the parliament, and now there is a lot of discussions are being going on that private bill. और ये बिल इस बिल से होगा क्या? This bill will make the mayors more empowered and directly elected. And देखिए, लीडर जो होता है चुन के आएगा, वो जनता के अकाउंटेबल होना चाहिए, ना कि चुने हुए जो काउंसलर होते हैं या फिर ऊपर के लेवल पे जाएंगे तो एमएलए या एमपीज होते हैं. अभी क्या है, अभी होता है ऐसे, देखिए हम क्या चुनते हैं, हम एमएलए चुनते हैं, हम एमपी चुनते हैं, तो आगे जाके एमएलए चुनते हैं जो बिल्कुल सीएम हो गया, और एमपी चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर को. यानी हम हमारे लीडर का चुनाव, हम हमारे पीएम का चुनाव इनडायरेक्टली कर रहे हैं. यानी पहले हम एमपी को चुनते हैं, एमपी जाके उनको चुनते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे अकाउंटेबल कम है. यानी ऐसे ही निचले लेवल पे देखिए आप, मेयर हमारे अकाउंटेबल कम है, वो चुने हुए काउंसलर के अकाउंटेबल ज्यादा है, क्योंकि उसका सारा टाइम तो इसी काम में निकल जाता है. मेयर देखिए, मेयर होता है ना, 5 साल उसको मेयरशिप पे रहना है, तो उसका ज्यादातर ध्यान कहां होता है? ज्यादातर ध्यान उसका होता है अपनी गद्दी बचाने की तरफ में. वो सारा टाइम तो काउंसलर को खुश करने में लगा देता है, उसकी जनता की तरफ तो अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं है. वो सोचता है कि ठीक है यार, जनता ने तो सिर्फ मुझे तो सिर्फ मेरे वार्ड वालों ने वोट दिया था, और पूरी सिटी की तरफ उसकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है एक हिसाब से. अगर वो डायरेक्टली एक बंदा पूरी सिटी की जनता उसे चुनेगी तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जनता के खिलाफ ज्यादा रहेगी. वो एक विजन देगा अपनी, जनता ऐसे बंदे का चुनाव कर सकेगी जिसके पास एक विजन है, जो सिटी के लिए कुछ कर सकता है. और अगर वो कुछ नहीं करेगा तो अगले इलेक्शन में जाएगा तो जनता फिर हिसाब लेगी. तो एक ऐसा ही जो बिल है इन्होंने पेश किया है. देखो अभी वैसे तो अगर इफ वी कंसीडर द बिग इलेक्शंस, it is happening everywhere in the big cities also, in the big states also. Like look at the election, Jayalalitha was elected as a CM. So, definitely she elected because of her personality. This is a personality cult, and not in Tamil Nadu, in various states, other states also. Like look at the selection of appointment of Mamata Banerjee, Arvind Kejriwal in Delhi. Even look at Narendra Modi. Narendra Modi just was selected because of his personality. बीजेपी को इतने वोट नहीं मिलते, वो नरेंद्र मोदी की वजह से उनको इतने वोट मिले बीजेपी को. देखिए, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है. अगर आप एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में अगर अपना फेथ रिपोज कर रहे हो, अपना विश्वास जता रहे हो, और एक बंदे की जो क्वालिटी है उसके दम पे अगर उसको आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो इसमें गलत क्या है? इवन अमेरिका में भी तो ऐसा होता है. आप देखिए हिलेरी क्लिंटन और ट्रंप के बीच में, उनकी क्वालिटीज के बीच में एक डिबेट चल रही है. सो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? और इंटरमीडिएट मैंने बताया आपको, इंटरमीडिएट आप देखिए इसका डिसएडवांटेज क्या है. डिसएडवांटेज तो सीधी बात है. देखो, you want to elect Narendra Modi as your prime minister, so now but local MP you have to elect, and you know that local MP which you are going to elect, he is not a good person, he is communal person, he is corrupt person. But to elect Narendra Modi as a prime minister, you will have to vote that local MP. Same thing may happen in Delhi also. You want Arvind Kejriwal, but you don't want the local MLA, then but still you will have to vote the local MLA so that the Arvind Kejriwal may be selected as a CM of Delhi. So this is like this is not good. Why not to elect directly Arvind Kejriwal or Narendra Modi as a prime minister or CM, like whatever whoever they are. So एक लेवल के बाद में देखिए, वो जो वोट होता है इनएफिशिएंट है, इनकॉम्पिटेंट एमपी या एमएलए को देने का फायदा क्या है? सो एट एवरी प्लेस, नॉट like Arvind Kejriwal, Shashi Tharoor is saying like that I am not talking only at the mayor level. This जो उन्होंने बिल पेश किया है, ये हर लेवल पर रिपीट किया जाना चाहिए. इवन पीएम भी डायरेक्टली इलेक्ट होना चाहिए, सीएम भी डायरेक्टली इलेक्ट होना चाहिए, पंचायत का जो सरपंच है वो भी डायरेक्टली इलेक्ट होना चाहिए. और देखिए, जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारा देश, मैं आपको सिंपल सा आइडिया देता हूं, ऐसे में लिखने का काम आएगा ये. जो हमारा देश था ना आजादी के बाद में, इतनी सारी इसमें विभिन्नताएं थी, डाइवर्सिटी थी, यानी इतनी सारी रिलीजन थे 400-500, और कास्ट इतनी सारी, एथनिसिटी इतनी सारी, नॉर्थ ईस्ट में अलग लोग, बंगाली अलग लोग, साउथ में अलग लोग. तो जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ना, वो कहते थे कि हमारा देश टूट जाएगा, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, ज्यादा टाइम तक चलेगा नहीं. इवन ये हुआ भी ऐसा. आप हमारे ना आसपास की कंट्री देखिए. इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो अभी तक ठीक ठाक डेमोक्रेसी से हिसाब से काम कर रहा है. आप पाकिस्तान देखिए, इतने कूप आए, यहाँ पे मिलिट्री रूलर है, फेल्ड स्टेट है. आप बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश में भी मिलिट्री रूलर आए, और आप कोई भी म्यांमार में भी मिलिट्री रूलर आए. यानी इंडिया में सिर्फ इमरजेंसी छोड़ दीजिए तो इंडिया की डेमोक्रेसी ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है. और इंडिया इतना बड़ा देश, अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री था इंडिया में, शुरू टाइम में डेवलपिंग था, अगर इंडिया सर्वाइव रहा है तो सबसे बड़ा रोल रहा है उसमें डेमोक्रेसी का. लेकिन Shashi Tharoor says that now the time has come. If the current system persists, like there will be policy paralysis in the system, and जो coalition politics है वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी आने वाले टाइम में देश को.
और इवन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डिफ्यूज्ड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे डिफ्यूज्ड है? काउंसिलर जो मेयर होता है वो जनता के अकाउंटेबल है नहीं, कोई जनता किससे हिसाब मांगे? ज्यादा जनता को एक आदमी इलेक्ट डायरेक्टली अकाउंटेबल होना चाहिए। अगर कोई समस्या तो डायरेक्टली मेयर के पास जाए, हाँ भाई हमने तेरे को चुना है, हमारी समस्या का समाधान तुझे करना है, ऐसे ही डायरेक्टली अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल था मेयर का, अच्छा आर्टिकल था। ओके, थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग।